जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आशुतोष राय आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आप सभी विद्यार्थियों को मैं आपके इस दीपावली के शुभ अवसर पे आप सभी को जो है शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को बधाइयां देता हूं। आप सभी लोग जो है इस दीपावली की खुशहाली को बहुत बेहतरीन तरीके से मनाएं और आप सभी लोग जो है खुश रहें और साथ में पढ़ते रहें, क्योंकि आप सभी के लिए एग्जाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस बार। क्योंकि आपका 5 नवंबर का एग्जाम ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि ये सदियों से हम कह सकते हैं कि इसका इंतजार रहा है। सदियों का मतलब एक जो है अतिशयोक्ति है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम विद्यार्थियों के लिए, हम आपके लिए क्या रहा, ये बड़ा ही इंतजार का समय रहा। और इसमें जो है आपका 5 नवंबर का जो डेट है ये बहुत दिनों बाद आपको मिल रहा है कि इस बार आप जो है फतह हासिल कर सकें और इस एग्जाम में जो है आप अपनी परचम लहरा सकें। तो आप सभी विद्यार्थियों के साथ ये जो है दीपावली मनाते हुए हम सभी लोग आज के इस क्लास को लेंगे और इस क्लास में हम सभी लोग एक जो आपकी टॉपिक है, टॉपिक का मतलब जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि 9 से 10 घंटे जो भी मेरे पास मिलेंगे, जो भी मेरे पास क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में मैं आपको टॉपिक के साथ क्या करूंगा, आपका जो है सेशन लूंगा। उसमें ये आज का जो टॉपिक रहेगा वो संसद रहेगा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, संसद रहेगा। और एक और बात बता दूं कि आज इस जो है आपके दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आपको इस संसद के पूरी थ्योरी टॉपिक को आपको बताऊंगा, लिखवाते हुए चलूंगा और आपको समझाते हुए चलूंगा। तो आज क्वेश्चंस के जगह पे मैं आप लोगों के लिए संसद और लोकसभा को बहुत बेहतरीन तरीके से इसको क्या करेंगे, मेंशन करते हुए आज हम चलेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहूंगा कि संसद के चैप्टर को आपको समझना है, लोकसभा को जो है आपको जानना है। तो आप सभी लोग जो है इसको लिखते हुए जो है अच्छे से चलिएगा, एक एक बात आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा कवर किया जा सके उसे हम कवर करने का आज प्रयास करेंगे। और साथ में आप लोगों के लिए दिवाली ऑफर, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद इस ऑफर पे। तो आइए हम बात कर लेते हैं आज के इस टॉपिक को। आज का ये टॉपिक क्वेश्चंस नहीं होगा, आज इस टॉपिक में हम थ्योरी की क्लास लेके आ रहे हैं। थ्योरी हम आज पढ़ाएंगे, वही बात होगी जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं। और आपका जो है आज कुछ अलग करने के विचार में हम संसद के पूरे थ्योरी को मैं यहाँ पे देने का प्रयास करूंगा। टॉपिक क्या रहेगा आपका, पार्लियामेंट। टॉपिक क्या रहेगा आपका, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रहेगा, पार्लियामेंट। ठीक है, टॉपिक क्या रहेगा आपका, पार्लियामेंट, जिसे हम संसद कहते हैं, जिसे हम संसद कहते हैं। संसद जो है, संसद की यदि बात करें, संसद की बात करें तो संसद क्या होता है, संसद क्या होता है। देखो, पहली बात तो आप जान लीजिए कि भारत की शासन प्रणाली का जो शासन की प्रणाली है, शासन करने की जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आपकी 3 व्यवस्थाएं आपकी दी गई हैं। जैसा कि आपका एक है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका, जो संविधान में वर्णित है, जिसके द्वारा पूरा शासन चलाया जाता है भारत का। जिस इन्हीं जो है आपके, इन्हीं जो वर्णन है, इन्हीं वर्णन में से ये दूसरा जो है आपका वर्णन है जिसका नाम है विधायिका, या हम इसे जो है शासन प्रणाली का आधार स्तंभ भी कहते हैं। कि जो है शासन प्रणाली के 3 आधार स्तंभ है, एक है कार्यपालिका, एक है विधायिका और एक है न्यायपालिका। तो जो हम संसद की बात करते हैं ये आपकी क्या है, विधायिका है, जिसे हम संघीय विधायिका के नाम से जानते हैं, संघीय विधायिका के नाम से जानते हैं। अब आपको बता दें कि संघीय विधायिका का मतलब ये हुआ जो विधि बनाने वाला अंग, वो भी किस लेवल पे, संघीय लेवल पे, पूरे भारत के लेवल पे। तो इसे हम क्या कहते हैं, संघीय विधायिका, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं संसद के नाम से, और हम इसे इंग्लिश में पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने ये देखा, इस पार्लियामेंट का जो हमारा वर्णन है हमारे संविधान के भाग 5 में वर्णन है। कहाँ पे वर्णन है भाई, हमारे संविधान के भाग 5 में वर्णन है, भाग 5 में वर्णन है। कहाँ पे वर्णन है, संविधान संघीय विधायिका का वर्णन कहाँ पे है, भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। और भाग 5 की यदि बात करें तो भाग 5 जो है चैप्टर 5 में डिवाइड है। भाग 5 कितने भागों में डिवाइड है, तो चैप्टर
पांच पांच चैप्टरों में डिवाइड है। और भाग 5 के जो है कुछ आर्टिकल्स होते हैं, जिन आर्टिकल्स की बात करें, भाग 5 का जो आर्टिकल होता है, भाग 5 की यदि बात करें तो इस भाग 5 का नाम है संघ। इस भाग 5 का नाम क्या है आपका? संघ या यूनियन, या आपका यूनियन। भाग 5 जो है किस नाम से जाना जाता है? संघ के नाम से जाना जाता है। और संघ जो है 5 चैप्टरों में डिवाइड है। इसमें जो है आपका एक है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। एक जो है आपका चैप्टर है, इसे हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर जो है, इसे हम क्या कहते हैं? विधायिका। इसे हम क्या कहते हैं? विधायिका। तीसरा चैप्टर जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित शक्ति, राष्ट्रपति से संबंधित विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। इसके बाद आपका न्यायपालिका, इसके बाद आपका न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट। और इसके बाद आपका जो है कैग है। इसके बाद जो है आपका कैग है। 5 भागों में डिवाइड है, जिसमें हम लोग इस विधायिका की बात कर रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 में आता है। संघ की जो विधायिका है ये किस चैप्टर में आता है? विधायिका, संघीय विधायिका किस चैप्टर में आता है भाई? चैप्टर नंबर 2 में आता है। चैप्टर नंबर 2 में आता है। और चैप्टर नंबर 2 का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 79 से लेके 122 तक आता है। कहां से कहां तक आता है? आर्टिकल 79 से 122 तक आपके जो है विधि बनाने का अंग, जो पार्लियामेंट है, संसद है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। चलिए, तो अब हम आगे देखेंगे संघीय विधायिका के बारे में। और आप सभी से आशा है कि सेशन को सभी बच्चों तक पहुंचाएं। हाँ, आप अपनी दीपावली मनाते रहें। एक बात और ध्यान में रखिएगा, एग्जाम नजदीक है, थोड़ा कम मनाइएगा, एग्जाम पे ज्यादा फोकस रखिएगा। यही जो है आग्रह आपसे रहेगी, क्योंकि एग्जाम को जो है आपको क्या करना है? क्रैक करना है। तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपने एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो विधायिका हो गया 79 से 122 तक। चलिए, तो इसमें जो है अब हम बात करेंगे इस 79 को जो है और 122 तक की कहानी को देखने का प्रयास करेंगे। आइए हम अगले पेज पे चलते हैं, इसके आगे कहानी को देखते हैं। हमने आपको बताया कि जो संघीय विधायिका है ये आर्टिकल 79 से 122 तक आता है। तो जिसमें हम आर्टिकल 79 की बात करें, आर्टिकल 79 की बात करें तो ये कहता है कि जो हमारी संघीय विधायिका अर्थात संसद है, जो हमारा संसद है, ये संसद आपका एक होगा। भारत के लिए एक संसद होगा, हमारे देश के लिए नियम कानून तय करने के लिए एक संसद होगा, जो आपका राष्ट्रपति तथा 2 सदन से मिलकर बनेगा। इन 2 सदनों में एक आपका होगा लोकसभा और दूसरा होगा आपका राज्यसभा। तो हमारा जो आर्टिकल 79 कहता है, ये क्या कहता है? आपसे सवाल पूछा जाता है संसद का कहां पे उल्लेख है, तो आर्टिकल नंबर 79 में। तो आप लिखेंगे कि हमारे देश के लिए क्या होगा? एक संसद होगा, एक संसद होगा। ऐसा कहां पे वर्णन किया गया है? आर्टिकल नंबर 79 में। और ये संसद आपके 3 अंगों से मिलकर बनेगा, जिसमें आपका एक होगा राष्ट्रपति, दूसरा होगा 2 सदन। 2 सदन जो होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। इन तीनों से मिलके क्या बनेगा? इन तीनों से मिलके आपका संसद बनेगा। इन तीनों से मिलके आपका संसद बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यदि आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने हाउस होते हैं या कितने सदन होते हैं, तो सदन आपका 2 होता है। सदन कितना होता है भाई? सदन आपके 2 होते हैं, 2 सदन होते हैं। सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। तो ये आपके 2 सदन आपको पता चल गए और आपका जो है संसद के 3 अंग पता चल गए। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति क्यों 3 अंग, राष्ट्रपति जो है इसका क्यों अंग है? संसद का अंग राष्ट्रपति कैसे हो जाता है? तो भाई संसद का अंग राष्ट्रपति इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई भी नियम या कानून लोकसभा में जब पास किया जाता है, या हम जिसे विधेयक कहते हैं, विधेयक जो होता है बिल, वो लोकसभा और राज्यसभा में
किया जाता है, लाया जाता है और उसे पास किया जाता है। और वो विधेयक एक्ट तब तक नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उस पे अपनी अनुमति न दे दे। और यदि अनुमति नहीं देता है तो एक्ट नहीं बनता, अनुमति देता है तो एक्ट बन जाता है। तो आर्टिकल 79 कहता है कि जो संसद है, ये जो है आपका संसद का अंग है राष्ट्रपति, क्योंकि कोई भी एक्ट तब तक जो है आपका नहीं एक्ट में कन्वर्ट होता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर मोहर न लगा दे। लोकसभा से पास भी हो गया, राज्यसभा से पास भी हो गया, तब भी वो एक्ट आपका नहीं बनता। चलिए, ये बात आपको क्लियर है आर्टिकल 79 के बारे में, आपने देखा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइए हम बात कर लेते हैं, अगली बात सीधी सी बात है इसमें लोकसभा के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। तो हम यहाँ कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा को देख लेते हैं, लोकसभा के गठन को देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा या लोकसभा के गठन के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? लोकसभा के गठन के बारे में, लोकसभा के गठन के बारे में। ठीक है, लोकसभा के गठन के बारे में। अच्छा, लोकसभा के गठन की यदि बात की जाए तो लोकसभा संसद का प्रथम जो है आपका क्या कहलाता है? प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है। संसद का प्रथम सदन, यह भी मैंने बोला था, दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा क्या है आपके? दो सदन है, जिसमें पहला सदन किसे माना जाता है? लोकसभा को माना जाता है। किसे माना जाता है? लोकसभा को माना जाता है। और हाँ, इसे हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन के रूप में भी जानते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, और एक और बात ये ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा का गठन आर्टिकल नंबर किससे होता है भाई? यदि आर्टिकल आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का गठन आर्टिकल नंबर किससे होता है, तो आर्टिकल नंबर 81 से होता है। तो लोकसभा का गठन किससे होता है भाई? आर्टिकल 81 में। आपसे बोला गया कि लोकसभा का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है, लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 81 में। और इसे हम निम्न सदन या प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं। निम्न या प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम निम्न या प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं, सदन के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखिएगा, नाम से भी जानते हैं। ये आपको क्या करना है? ये ध्यान में रखना है आर्टिकल 81 के तहत। और ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल 81 निम्न सदन या प्रथम सदन के रूप में जाना जाता है। इसे हम लोकप्रिय सदन के रूप में भी जानते हैं। इसे हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लोकप्रिय सदन? क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है ये जनता के द्वारा चुना जाता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा इसे चुना जाता है। अच्छा, प्रथम सदन ये है तो दूसरा सदन राज्यसभा होगा, निम्न सदन ये है तो राज्यसभा उच्च सदन होगा। ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और बातें जो आपको डिस्कस करने वाली चीज है कि लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होता है। लोकसभा जो है राज्यसभा से क्या होता है? अधिक शक्तिशाली होता है। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होता है। लोकसभा जो है राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होता है। भले राज्यसभा जो है उच्च सदन है, लेकिन शक्तिशाली कौन होता है? लोकसभा होता है। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में यही डिफरेंसेस है कि लोकसभा डायरेक्ट चुनाव के द्वारा चुना जाता है और राज्यसभा जो है इनडायरेक्टली। तो इसलिए लोकसभा जो है जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए लोकसभा ज्यादा मजबूत हो जाता है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो आपका जो है कई इसी बिहेवियर पे देखा जाए, यदि हम यहाँ पे इसकी शक्तिशालीता के बारे में देखें तो इस आधार पे हम कई बार संसद को हम लोकसभा भी कह देते हैं। हम संसद को लोकसभा भी कह देते हैं कि भाई संसद जो है वो लोकसभा है। क्यों? क्योंकि सारी शक्ति जो है लगभग लोकसभा के पास है, तो इसलिए हम संसद को लोकसभा के रूप में भी कई बार बोल देते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे लोकसभा के गठन में और बातें। देखिए, लोकसभा के गठन में कुल सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? यदि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो लोकसभा की सदस्य संख्या मूल संविधान में, कौन से संविधान में? मूल संविधान जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वो अधिकतम 500 निर्धारित की गई थी। कितनी?
500 निर्धारित की गई थी। लेकिन इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है और उसमें जो है आपका, अच्छा, इस 500 को बांटा भी गया था। यदि मैं बांट दूं इसको तो देखिएगा, या फिर मैं बता देता हूं, 500 के बाद जो है आपका इसका संविधान संशोधन होता है और संशोधन करके 525 कर दिया जाता है। लेकिन इस कब संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया जाता है, यदि आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत आपका जो है इस सदस्य संख्या को 525 कर दिया जाता है। इस सदस्य संख्या को क्या कर दिया जाता है? 525 कर दिया जाता है। अच्छा, 7वें संविधान संशोधन के बाद फिर से इसमें एक संशोधन होता है और 525 से इसकी सदस्य संख्या 545 कर दी जाती है। अब सवाल ये होगा कि सर ये कब होता है? 525 से 545 संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत होता है? तो 31वां संविधान संशोधन से। तो 31वां संविधान संशोधन ये कब होगा? 1975 के करीब, है ना? 1974 में। कब होगा? 1974 में 31वां संविधान संशोधन, और ये जो है 545 हो जाता है। सदस्य संख्या कितनी हो जाती है? 545 हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद ऐसा नहीं है यहीं पे, इसके बाद गोवा और दमन दीव, जब गोवा और दमन दीव जो आपका संशोधन होता है, जो एक्ट आता है, गोवा दमन दीव का एक्ट आता है 1987 में। इस एक्ट के तहत हमारी सदस्य संख्या को बढ़ा के कितनी कर दी जाती है? 552 कर दी जाती है। कितनी कर दी जाती है? आपकी 552 कर दी जाती है। तो अब इसके बाद जो है आप ध्यान में रखिएगा कि इस सदस्य संख्या को 545 से 500 जो है 52 कर दी गई गोवा और दमन दीव एक्ट से। गोवा और दमन दीव एक्ट 1987 से। तो ये जो कहानी है 552 तक की, इसे आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। पहले 500 था, फिर 525 7वां संविधान संशोधन से, फिर जो है आपका 31वां संविधान संशोधन से 545, और फिर 1987 के गोवा और दमन दीव एक्ट से आपका 552 हो जाता है। तो ये जो है आपका कंपोजिशन है जिसमें सदस्यों की संख्या आपकी इतनी निर्धारित की गई है। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अच्छा, इस 552 सदस्य हैं, इनका जो है आपका क्या किया गया है? इन 552 सदस्यों को 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 530 जो है आपका राज्यों से चुन के आते हैं। ऐसा मूल संविधान में वर्णन था, ऐसा मूल संविधान में राज्यों से जो आपके 20 बचे वो यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, और 2 जो है आपके एंग्लो इंडियन से। 2 कहां से? एंग्लो इंडियन से। और ऐसा वर्णन जो है आपका कब कहां पे किया गया है? आपके मूल संविधान में, कि ऐसे जो है सदस्य चुन के आएंगे। 530 जो है आपके कहां से? 530 राज्यों से, 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 एंग्लो इंडियन से। ये मूल संविधान में है। ठीक है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है उसे भी देख लेते हैं कि क्या ऐसा ही वर्तमान में स्थिति है? क्या ऐसे ही वर्तमान में स्थिति है? देखिए, वर्तमान स्थिति आपका ये है कि 530 सदस्य वर्तमान में स्थिति यह है कि 530 सदस्य जो है आपका जो है 530 सदस्य राज्यों से, 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश से, यूनियन टेरिटरी से, और आपके 2 सदस्य पहले, मतलब 2020 से पहले, ये 2 सदस्य पहले हुआ करते थे, ये 2 सदस्य अब नहीं है। 2020 से इनकी भी नियुक्ति को, इनकी जो है अपॉइंटमेंट को, नियुक्ति को, इनकी भी नॉमिनेशन को, नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया 2020 से समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और इनकी नियुक्ति जो होती थी वो आर्टिकल 331 के तहत होती थी। जो आपके क्या होते थे? एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? ये एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। लेकिन अब इनकी नियुक्ति नहीं होती 2020 के बाद से, फरवरी 2020 के बाद से।
तो अब सदस्य संख्या टोटल कितने रह गए? टोटल जो है वर्तमान स्थिति जो है वो 543 सदस्य हैं। वर्तमान स्थिति की क्या बात की जाएगी? 543। और आपका जो है ये हो गया वर्तमान। और अब जो है मूल संविधान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी बच गई? 550। कितनी बच गई आपकी? 550। ये बात आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए, इसके अलावा कुछ पॉइंट आपके लिए मैं बता दूं। देखिए, जैसे एंग्लो इंडियन को जो है आपका रिजर्वेशन आर्टिकल 331 के तहत दिया गया था, वैसे एससी एवं एसटी के लिए भी आरक्षण दिया गया। एससी एवं एसटी के लिए भी क्या किया गया है? एससी एवं एसटी के लिए आपका आरक्षण रिजर्वेशन दिया गया है। आरक्षण या रिजर्वेशन आपका दिया गया। एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण या रिजर्वेशन, ये जो है आर्टिकल नंबर 330 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 330 में दिया गया। तो पहले तो ये आरक्षण ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 में दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो है आर्टिकल 330 में जो आरक्षण एससी एसटी के लिए दिया गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उसमें शेड्यूल कास्ट जो है अनुसूचित जाति है उसे 84 सीटें दी गई हैं और शेड्यूल ट्राइब्स को 47 सीटें जो दी है आरक्षण की दी गई है लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में। ये लोकसभा की बात हो रही है आर्टिकल 330 के तहत, एससी और एसटी। ठीक है, और ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ये भी आपसे पूछा जाता है। एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 और जो है आपका 330 एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इस आरक्षण को समय समय पे आपका क्या किया जाता है? क्योंकि पहली बार तो इसे प्रत्येक 10 वर्षों के लिए मतलब 10 वर्षों के लिए ऐसा किया गया था, लेकिन प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इसे क्या किया जाता है? आपका आगे बढ़ा दिया जाता है। इसे प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या कर दिया जाता है? आपका आगे बढ़ा दिया जाता है। चलिए, अब देखिए आगे की कहानी। देखिए आर्टिकल 81 का, आर्टिकल 81 का सब क्लॉज 2, आर्टिकल 81 का सब क्लॉज 2। देखिए यहाँ पे जो है इस आर्टिकल की यदि बात करें तो इसमें जो है राज्यों के सीटों के आवंटन के बारे में दिया गया है। किस चीज के लिए दिया गया है? कि लोकसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन, राज्यों के सीटों का आवंटन लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि लोकसभा को हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें लोकसभा को ही तो पढ़ रहे हैं ना, ये ध्यान में रखिएगा, लोकसभा को ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लोकसभा में राज्यों के सीटों के आवंटन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। लोकसभा में राज्यों के सीटों के आवंटन के बारे में दिया गया है। राज्यों के सीटों के आवंटन के बारे में दिया गया है। सीटों के आवंटन के बारे में दिया गया, राज्यों के सीटों के आवंटन के बारे में दिया गया। अच्छा, आर्टिकल 81 के सब क्लॉज 2 में राज्यों के सीटों के आवंटन के बारे में दिया गया है। और ये जो आवंटन होता है, सीटों का जो आवंटन होता है, ये जनसंख्या के आधार पे होता है। ये कैसे होता है आपको बता दिया जाए? जनसंख्या के आधार पे होता है। किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पे होता है। जनसंख्या के आधार पर होता है राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि जनसंख्या के आधार पे होता है और इसे जो है परिसीमन आयोग के रिपोर्ट के आधार पे किया जाता है। और ये जो निर्धारण करता है कि क्या जनसंख्या किस तरीके का है, ये इस आधार को परिसीमन आयोग के रिपोर्ट के आधार पे रखा जाता है। परिसीमन आयोग के रिपोर्ट के आधार पे, परिसीमन आयोग के रिपोर्ट के आधार पे, रिपोर्ट के आधार पर, परिसीमन आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये आपका क्या किया जाता है? आर्टिकल 81 के सब क्लॉज 2 को जो है राज्यों में सीटों के आवंटन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, चलिए ये बात आपको क्लियर है? इतना आप सभी को क्लियर है? हमें प्रश्न भेजते जाएगा, नहीं आएगा तो पूछते जाइएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे सीटों का आवंटन है ये 1971 में 1971 में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पे, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पे या जनगणना के 1971 की जनगणना के आधार पे लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गई। 1971 में जनगणना के रिपोर्ट के आधार पे, जनगणना रिपोर्ट के आधार पे, जनगणना रिपोर्ट के आधार पे, जनगणना रिपोर्ट के आधार पर, जनगणना रिपोर्ट के आधार पर, जनगणना रिपोर्ट के आधार पर
राज्यों के सीटों का जो है या लोकसभा के सीटों का लोकसभा के सीटों का लोकसभा के सीटों का लोकसभा के सीटों का निर्धारण 500 निर्धारण लोकसभा के निर्वाचित सीटों का निर्धारण 543 किया गया। निर्वाचित लोकसभा के निर्वाचित लिख लीजिएगा। निर्वाचित सीटों का निर्धारण 543 किया गया। सीटों का निर्धारण 543 किया गया। 543 किया गया। लोकसभा के निर्वाचित सीटों का निर्धारण क्या किया गया? 543 किया गया 1971 की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर। और बाद में जो है आपका क्या किया गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत 2000 ईस्वी तक निर्वाचन क्षेत्र वही रहेंगे, ये निर्धारित कर दिया गया। तो 1971 की आगे की कहानी को नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और इस संविधान संशोधन के तहत एक काम कर दिया गया और वह काम कर दिया गया आपका कि जो 1971 में हमने जनगणना के आधार पे और परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पे जो निर्धारण किया है, जो सीटों का निर्धारण किया है, उस सीटों का जो निर्धारण है वो यथावत जो है आपका बना रहेगा। यथावत क्या रहेगा? आपका बना रहेगा और ये चीज 2000 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 2000 तक। तो 1971 की जनगणना के आधार पर 1971 में जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के आधार पे जो निर्वाचन क्षेत्र है 1971 के निर्वाचन क्षेत्र को यथावत 2000 ईस्वी तक बना रखा जाएगा। अर्थात जो सदस्य संख्या 543 आपकी 1971 में है, यही 2000 में भी, यही 2000 तक भी रहेगा। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा निर्णय लिया गया। कैसे निर्णय लिया गया? 2000 जो है आपका 1976 में। चलिए, इसके बाद 2000 में ये बात फिर उठेगी। 2000 में ये बात फिर उठेगी तो एक संविधान संशोधन फिर होगा और वो होगा आपका 2001 में। और वो संविधान संशोधन होगा 84वां संविधान संशोधन 2001। कौन सा संविधान संशोधन? 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001। अब देखिए 84वां संविधान संशोधन 2001 की बात करें। 84वां संविधान संशोधन 2001 की बात करें तो इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता है भाई? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये जो 2000 ईस्वी में परिसीमन जो 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया था, इसे पुनः परिवर्तन किया गया। इसे पुनः परिवर्तन किया गया और इसका जो है समय काल को और बढ़ा दिया गया। पुनः परिवर्तन करके, अर्थात जो चीजें 1971 में थी 2000 तक चल रही थी, इसे और बढ़ा दिया गया और कह दिया है 2026 तक ऐसे ही रहेगा। इसे पुनः परिवर्तन करके यथावत 2026 तक रखने का जो है बात कही। यथावत 2026 तक रखने की बात की गई। ठीक है, बात की गई। और इसी के साथ हाँ ध्यान में रखिएगा, राज्यों में जो सीटें थी, राज्यों में जो परिसीमन करने की बात हुई, वो जो है कह दिया गया कि आप 2001 की जनगणना के आधार पे कर सकते हैं। जो राज्यों के लिए 2001 की जनगणना के आधार पे किया जा सकता है, लेकिन जो आपका लोकसभा की सीटें हैं वो जो है आपकी वैसे ही रहेगी 543 2026 तक। अब इसके बाद जो भी जनगणना होगा उसके रिपोर्ट के आधार पे फिर जो है परिसीमन आयोग ला के सीटों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात आपको क्लियर है? इतनी आपको चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब देखेंगे हम सभी लोग, अब देखेंगे हम लोग इसके आगे की कहानी। इसके आगे की कहानी में हमें देखना है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। जो लोकसभा के मेंबर हैं, जो लोकसभा के मेंबर हैं
लोकसभा का लोकसभा का लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है भाई बताइए। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? आपको पता है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप तो आप जानते होंगे, डायरेक्ट तो जानते होंगे। प्रत्यक्ष रूप से का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन। क्या होता है आपका? डायरेक्ट इलेक्शन। इसका मतलब हुआ सीधे जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? आपका सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य का चुनाव सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कैसे? वयस्क मताधिकार के आधार पे। कैसे? वयस्क मताधिकार के आधार पे। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हुआ? वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हुआ? अभी वयस्क मताधिकार मतलब ये हुआ कि आपका 18 वर्ष, जो 18 वर्ष से हो चुका है वो वयस्क कहलाता है, एडल्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये जो 18 वर्ष की प्रक्रिया है, ये 18 वर्ष का जो आपका वयस्क मताधिकार माना गया है, यह भी आपसे पूछा जाता है कि ये कब से, क्योंकि इससे पहले 21 वर्ष वयस्क मताधिकार के रूप में माना जाता था। कितना? 21 वर्ष आपका माना जाता था। तो ये तो आपका क्या है? 18 वर्ष है। ये क्या है आपका वयस्क मताधिकार? 18 वर्ष। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया, ये चीज आपसे पूछा जाता है। तो 61वां संविधान संशोधन से 61वें संविधान संशोधन से 61वां संविधान संशोधन 1989 से यह जो है आपका क्या किया गया? 18 वर्ष जो है वयस्क मताधिकार की जो निर्धारण किया गया वो 61वें संविधान संशोधन 1989 से 18 वर्ष किया गया, जिसके द्वारा जो है आपके संसद के सदस्य का चुनाव किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्वालिफिकेशन देख लेते हैं संसद के सदस्यों के। संसद के सदस्यों का क्वालिफिकेशन, अर्हताएं। संसद के सदस्यों की क्वालिफिकेशन, उसमें भी लोकसभा लोकसभा के सदस्यों की अर्हताएं, लोकसभा के सदस्यों की क्वालिफिकेशन, अर्हताएं, लोकसभा के सदस्यों की अर्हताएं, क्वालिफिकेशन। देखिए, लोकसभा के सदस्यों की अर्हताएं या क्वालिफिकेशन की बात की जाए, लोकसभा के सदस्यों की अर्हताएं या क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन में, जैसे कि आप सभी को पता है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, यह तो आपका इंपॉर्टेंट है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो फिर वो क्या होगा आपका? लोकसभा के सदस्यों की जो है लोकसभा के सदस्य को चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, इसके साथ आयु जो है, मिनिमम आयु भी एक निर्धारित होती है, जो कि आपका कितना होता है? 25 वर्ष। आपकी आयु जो है मिनिमम जो है आपका मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। आपकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए भाई? 25 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। आपकी आयु, आपका एज क्या होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष आपका होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज आपका क्या होना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए। अब जो है इसके बाद आपका और क्या होता है? तो और क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो भाई संसद द्वारा जो भी बनाई गई विधि दी गई है, उस विधि को ये जो है आपका लागू करें। संसद द्वारा जो भी विधि बनाई गई है उससे संसद द्वारा विधि के अनुरूप आप होने चाहिए। जो भी विधि बनाई जाए अनुरूप आप होने चाहिए। संसद द्वारा विधि के अनुरूप होने चाहिए। ठीक है, ये चीज भी आपका क्या है? ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा ये भी है कि ये संसद सदस्यों की क्वालिफिकेशन को आपका निर्धारण किया जाता है। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अनुसूची 3 के तहत शपथ लिया गया होना चाहिए। अनुसूची 3 जो है, संसद के सदस्य कहाँ से शपथ लेते हैं? अनुसूची 3 में जो वर्णित किया गया है, अनुसूची 3 के तहत शपथ लिया होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया
आपके संसद के सदस्य की क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन आपने देखा। अब देखेंगे हम लोग इसके आगे कहानी में संसद के सदस्यों की, संसद में भी लोकसभा के सदस्यों की, ये लोकसभा के सदस्यों की क्वालिफिकेशन को आपने देखा। आइए हम इसके डिस्क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। संसद लोकसभा के सदस्यों की, लोकसभा के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन, लोकसभा के सदस्यों की निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन। लोकसभा की जो निर्हरताएं हैं, डिस्क्वालिफिकेशन है, ये क्या है? देखिए लोकसभा का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो लोकसभा का आपका निर्हरताएं हैं, जो लोकसभा का डिस्क्वालिफिकेशन है, यह आर्टिकल 101 तथा 102 में दिया गया है। कहां दिया गया है? आर्टिकल 101 तथा आर्टिकल 102 में वर्णित किया गया है। आर्टिकल 102 में वर्णित किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं आर्टिकल 102 के तहत क्या वर्णन किया गया है। आर्टिकल 102 के तहत क्या वर्णन किया गया है? आर्टिकल 102 के तहत क्या वर्णन किया गया है? ठीक है, आर्टिकल 102 के तहत क्या वर्णन किया गया है? देखिए आर्टिकल 102 के तहत संसद सदस्यों के निर्हरताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें वह व्यक्ति जो है लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए। जो भी व्यक्ति जो आपका, देखिए डिस्क्वालिफिकेशन में वो संसद का सदस्य लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, कोई भी जो है व्यक्ति वो आपका क्या नहीं होना चाहिए। यदि वो संसद का सदस्य बनना चाहता है तो वो किसी लाभ के पद पे लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, लाभ का पद का धारण मतलब लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए। 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 ये बात आपका आर्टिकल नंबर, ये बात आपका जो है ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 102 में दिया गया है। हाँ, लाभ के पद में मंत्री का पद नहीं आता। लाभ के पद में मंत्री का पद नहीं आता। ठीक है, लाभ के पद में मंत्री का पद नहीं आता। ठीक है, दूसरी बात आप ये ध्यान में रखिएगा, विकृत चित्त या दिवालिया नहीं होना चाहिए। 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 विकृत चित्त या दिवालिया नहीं होना चाहिए, अर्थात पागल नहीं होना चाहिए। विकृत चित्त का मतलब ये होता है कि मतलब कुल मिला के जो है वो व्यक्ति का दिमाग जो है सही होना चाहिए। ठीक है, दिवालिया मतलब जो है उसके पास सब कुछ होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल जीवन जीने बराबर होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अब देखिए, अब आप देखो कि अगली जो है डिस्क्वालिफिकेशन को बात करें तो बहुत सारे इसके अलावा भी जो है बातें दी गई हैं इसमें। हाँ, एक चीज देखिएगा, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित एक और बात बताई गई है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। इसके तहत 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 52वां संविधान संशोधन 1985 क्या कहता है? दल बदल कानून करने के आधार पे भी आप क्या हो सकते हैं? डिस्क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो दल बदल कानून के आधार पे भी आप क्या होते हैं? डिस्क्वालिफाइड होते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 ये आपको बताता है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। दल बदल कानून की यदि बात की जाए, ठीक है, तो आप सभी को दल बदल कानून में पता होगा कि ये जो है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसे कहां जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन के तहत। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है दल बदल से संबंधित, क्योंकि ये जो है आपका बड़ा ही चुनावी माहौल में बना रहा है और ये वर्तमान 6 महीने में ये चीजें बड़ा ही हुई हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और आप लोगों के लिए पता ही होगा, जनवरी से लेकर सितंबर तक की कहानी को, करंट अफेयर्स की भी कहानी को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपका मिला जुला के बनता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा, अयोग्यता मतलब जो ये अयोग्यता है, डिस्क्वालिफिकेशन है, इस अयोग्यता का विनिश्चय कौन करेगा? इसका विनिश्चय कौन करेगा?
विनिश्चय का मतलब ये होता है कि भाई जो अयोग्य है, इस अयोग्यता को कौन निर्धारित करेगा कि ये अयोग्य है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कभी डिस्क्वालीफाइड तभी करेगा जब वो निर्वाचन आयोग से क्या करेगा? निर्वाचन आयोग से जो है वह राय लेने के बाद ऐसा करेगा। निर्वाचन आयोग के राय से वो ऐसा करेगा। निर्वाचन आयोग की राय से ऐसा करेगा। राय से, ठीक है, निर्वाचन आयोग की राय से ऐसा करेगा। अयोग्यता का विनिश्चय राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 103 के तहत। आर्टिकल 103 के तहत, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, यहाँ पे एक आर्टिकल आपको शायद मैंने बताना भूल गया कि जो ये है लोकसभा के सदस्यों की क्वालिफिकेशन, लोकसभा के सदस्यों की जो क्वालिफिकेशन है, यदि आपसे पूछा जाए कहाँ पे दिया गया है, लोकसभा के सदस्यों की जो अर्हताएं हैं ये कहाँ पे दी गई हैं, तो 84 में दी गई हैं। आर्टिकल 84 में, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अच्छा चलिए और देख लेते हैं हम लोग, और क्या देखेंगे आगे। अयोग्यता का विनिश्चय हमने कर लिया, ये बातें हमारी क्लियर हो, ठीक है। चलो कार्यकाल देख लेते हैं, लोकसभा के कार्यकाल। लोकसभा का जो कार्यकाल है आर्टिकल 83, लोकसभा के कार्यकाल की यदि बात करें तो ये आर्टिकल 83 के सब+2 में दिया गया है। और आपको पता है कि प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल होता है। हाँ, ये जरूर है कि इसके कार्यकाल को 5 वर्ष पूरा होते ही भंग कर दिया जाता है, लेकिन इसके बीच में भी इसे भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति इनके कार्यकाल को 5 वर्ष से पहले भी समाप्त कर सकता है। 5 वर्ष से पहले भी समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये लोकसभा के बारे में कुछ बातें थी, ये ध्यान में आप सभी लोग रखिएगा। बाकी आपसे मैं अगली क्लास में मिलूंगा और आशा करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे से दीपावली मनाएंगे और अपनी पढ़ाई भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है आपका दिवाली भी मनाना और बहुत जरूरी है आपका एग्जाम को भी अच्छे से पढ़ के देना और सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो आप अपने इस एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से दीजिए और आप सभी को जो है आज के इस दिन और भगवान जो है लक्ष्मी से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी विद्यार्थियों को सिलेक्शन मिले और आप सभी सेलेक्ट हों, अपने घर का, अपना, हमारा और अपने पूरे समाज का नाम रोशन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों।